So, very good morning to all of you. Guys, अब आप लोग सेकेंड लेवल पे अपनी स्टार्टिंग कर चुके हो। अच्छा, क्या आप लोगों ने, जिन लोगों ने सी सेट दे दिया है उनका जैसे क्लियर हो गया जिनका, और जिनका भी है नवंबर में, तो दोनों को ही बराबर लेवल में पढ़ना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आप लोग है ना सी सेट अभी दोगे तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। आप आराम से क्लासेस लीजिए, ऐसा आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा अभी, क्योंकि अभी आप लोगों का जून अटेम्प्ट है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम से बर्डन डाल दिया जाएगा कि नहीं इसकी पूरी तैयारी करो, टेस्ट दो, ये दो वो दो। अभी आप आराम से तैयारी कीजिए, और साथ में जिनका अभी सी सेट देने का बचा हुआ है वो आराम से दीजिए, और जिनका दे दिया गया है उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी काफी टाइम है और दोनों ग्रुप आराम से निकल सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी ना उस हिसाब से बना के रखिए कि हमें दोनों ग्रुप निकालने जून में, क्योंकि जून अप्रॉक्स 5 मंथ्स वो और 4 मंथ्स ये चल रहे हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स 9 मंथ्स है, आराम से निकल सकता है अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी शुरू से बना के चले। तो गाइस, आप लोग एग्जीक्यूटिव में आ गए है ना। अच्छा, एग्जीक्यूटिव का क्राइटेरिया क्या है पता है? कैसे क्या होता है, कैसे होता है पेपर, बताइए। 2 ग्रुप है आपके, ठीक है, और 2 ग्रुप है। आप लोग है ना कहते हैं जो अपना ग्रुप है वो अपना है सेकंड ग्रुप। अच्छा, सेकंड ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स है, एक तो टैक्स है आपका, एक आपका सेबी है, और एक आपका ईसीआईपीएल है। अच्छा, मैं आपको पढ़ाऊंगी ईसीआईपीएल। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पता करेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। एक्चुअली में क्या होता है कि लाइक हम लोग शुरू से ही पढ़ना चालू कर देते हैं और है ना सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। लॉ के बारे में नहीं पता होता बच्चों को, प्रोफेशनल में आ जाते हैं, लॉ के बारे में नहीं पता है कि लॉ को लिखते कैसे हैं, सेक्शंस कैसे कोड किया जाता है, सब सेक्शन कैसे कोड किया जाता है। तो वो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। तो आराम से स्टार्ट करेंगे अपन धीरे धीरे, और अपने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है प्यारे प्यारे से, ठीक है। तो वो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? ईसीआईपीएल, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। इसमें 2 आपके पार्ट्स आएंगे, एक तो है कमर्शियल लॉस, एक तो क्या होगा आपका एक तो आप लोग का है कमर्शियल लॉस, और एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। हाँ जी, ये हमारा है पार्ट ए और ये हमारा पार्ट बी। ये हमारा 60 मार्क्स का है और ये हमारा 40 मार्क्स। हाँ जी, सबसे पहले क्या समझते हो आप लोग कमर्शियल लॉ से? कुछ आइडिया, गेट एन आइडिया। हाँ जी, ट्रेड करने में यूज आता है, लाइक ट्रेड विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, बोथ विद इन इंडिया। ओके, कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं दैट इज कमर्शियल लॉ। अब ये जरूरी नहीं है कि ट्रेड करने में आए। कमर्शियल का मतलब होता है किसी भी तरीके से अगर आप लोग कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो दैट इज कमर्शियल लॉ। अब आप इंडिया के बाहर ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपके ऊपर लग जाता है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर आप इंडिया में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप पे लग जाएगा लीगल मेट्रोलॉजी, या फिर आपके अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो बिजनेस के लिए नहीं कर रहे आप लोग, लेकिन अमाउंट तो जाएगा। जब आप प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो फिर वो आ जाएगा बेनामी। तो ऐसे करके जब भी हम लोग कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं अमाउंट के पर्पज से, मतलब कोई भी मनी इन्वॉल्व होता है तो उसको क्या बोलेंगे? कमर्शियल लॉ। और आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये ना 5 आईपीआर होते हैं हमारे पास और 5 चैप्टर है और एक बेसिक चैप्टर है, मतलब टोटल 6 चैप्टर्स है।
तो आईपीआर होता है लाइक आप जब मैकडी जाते हो तो मैकडी का वो जो एम देखते हो वो क्या होता है, ट्रेडमार्क, उसका ट्रेडमार्क। अच्छा, मैकडी का बर्गर इतना फेमस, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग, वो क्या है उसका पेटेंट। क्या है उसका पेटेंट, उसका जो बनाने का फॉर्मूला है ना वो उसने क्या करा रखा है, पेटेंट। यही हम लोग पढ़ेंगे आईपीआर में कि किस तरीके से लोग पेटेंट लेते हैं, किस तरीके से लोग ट्रेडमार्क लेते हैं। कई जगह पे कई चीजें फेमस होती है, लाइक आप लोग दार्जिलिंग जा रहे हो तो वहां पे क्या फेमस होगा, चाय। अरे मैम ऐसे कैसे, हम तो राजस्थान में चाय उगाएंगे, हो सकता है क्या, फार्मिंग हो सकती है क्या राजस्थान में, क्यों, वहां का एनवायरमेंट ऐसा है कि वहीं पे ही होगी उस चीज की फार्म। आप कश्मीर के एप्पल खा लीजिए और राजस्थान के एप्पल खा लीजिए, राजस्थान के एप्पल आपको आधे पोटैटोस लगते हैं, ऐसे ही लगता है, अजीब सा टेस्ट होता है, और वहां के एप्पल्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और थोड़े से टेस्टी ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे एनवायरमेंट ऐसा है कि वो चीज वहीं बनेगी और वहीं की ही फेमस रहेगी। आई के बात समझे, जैसे कहाँ का रसगुल्ला फेमस है, बंगाल का, वेस्ट बंगाल का फेमस है, तो उसको वहीं का उसको क्या मिला है, जीआई मिल चुका है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। क्लियर। हमारा जो पेपर है वो मॉड्यूल कौन सी कवर करेगा, आपका सेकेंड, और पेपर नंबर क्या है, 6। लॉ बेस्ड पेपर है पूरा। अच्छा, लॉ किसी को ऐसा लगता है कि यार मैम पता है आपको 12th में बीएसटी कैसे निकाली, हमारा दिल चाहता है रट रट के क्या फीचर्स है, क्या फंक्शंस है, क्या ये है, क्या ये है, मतलब बड़ी परेशानी होती थी बीएसटी में। होती थी क्या किसी को, या किसी को बहुत ही अच्छी लगती थी बीएसटी, मजा आ गया, अच्छी लगती थी, ओ अच्छी लगती थी, ओ चलो फिर बढ़िया तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन कई लोगों को, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स, मैं जब 12th में थी तो बड़ी मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उस टाइम में इतनी नॉलेज नहीं होती है, फंक्शंस, फीचर्स, है ना, फिर मैरिट्स अलग देते हैं, फिर डीमेरिट्स अलग देते हैं, और फिर सारे ना पॉइंट्स को आपको लर्न करना ही है, क्योंकि अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट आता है, तो आपको कोटिंग्स तो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बच्चे जब सीएस करने आते तो बोलते मैम लॉ का मतलब ये भी रटना पड़ेगा, पूरा क्रैम्पिंग वाला पेपर है। नहीं, लॉ थ्योरी होता है पर लॉ इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल। आप चीजों को समझोगे फिर लिखोगे, और लॉ को पढ़ने का मजा ही तब आता है जब लोग समझ के पढ़ते हैं, बिना समझे पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। तो लॉ का मजा ही कब है, जब आप समझ के पढ़ोगे। आई के बाद समझ में। अच्छा, आपने इंडिया में देखा होगा बहुत सारे लॉज बने, मैं आपको एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रही, पर आपने फाउंडेशन में भी तो कुछ लॉज पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, सोगा पढ़ा था क्या, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो क्या पढ़ा था, कंपनी लॉ पढ़ा था, और टॉर्ट पढ़ा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो इतने सारे लॉज आपने 3-4 तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही पढ़ लिए थे जब आप सी सेट में थे। अभी आप जब एग्जीक्यूटिव में आओगे तो सारे पेपर लॉ बेस्ड है, और सारे पेपर लॉ बेस्ड है, और मेरे अकेले सब्जेक्ट में 20 लॉज है, 20 लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगी अकेले। तो सोचो अगर 8 सब्जेक्ट है तो करीब करीब अगर 20 भी ऑन एन एवरेज मानू तो काफी लॉ हो गए। तो आप मुझे बताओ इतने सारे एक्ट का करेंगे क्या, कंपनीज एक्ट अलग बना रखा है, पार्टनरशिप एक्ट अलग बना रखा है, एलएलपी एक्ट अलग बना रखा है, इतने सारे लॉज का करेंगे क्या, क्यों बनाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर चीज पे काम करने के लिए एक्ट बनाया जाता है, और क्या रीजन होता है, कोई भी कानून आता क्यों है। आपको पता है एक गाड़ी आती है कचरा लेने वाली, और वो बोलती है स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत मतलब क्लीन इंडिया, और ये क्लीन इंडिया भी एक्ट पास हुआ 2016 में। मुझे ये बात बताओ क्या जरूरत थी क्लीन इंडिया एक्ट पास करने की, क्या जरूरत थी चाइल्ड मैरिज एक्ट पास करने की, क्या जरूरत थी चाइल्ड लेबर एक्ट पास करने की, ताकि उन चीजों पे हम लोग रेगुलेट कर सके, उन चीजों को रेगुलेट कर सके। आज से अगर 50 इयर्स बैक चल जाए ना, तो राजस्थान में छोटी छोटी गर्ल्स की शादी करा दी जाती थी, 2 साल की लड़की है बेचारी मम्मी की गोद में, उसकी शादी करा दी जाती थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको जितनी जल्दी ससुराल भेज दिया वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, वहां जाके सेटल हो जाए। अब ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी राजस्थान में, क्यों, क्योंकि राजस्थान में क्या हो रहा था कि जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी हो रही थी। इस वजह से राजस्थान एक ऐसी स्टेट रही जिसमें गर्ल्स की एजुकेशन ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी एजुकेशन,
क्योंकि पेरेंट्स तो वहां भेज देते हैं और वो लोग पढ़ाते नहीं थे उसको, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद वो फीमेल अगर 10-12 साल की हो रही है तो उसको बेबी हो रहा है, ठीक है, और ऐसे में पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही थी क्योंकि उसकी एज ही नहीं है, मेच्योर्ड ही नहीं है वो चीज, ठीक है, तो वो चीज है ना, कहते हैं ऐसा। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे सेम यूपी में केस हो रहे थे, वहां पे गर्ल चाइल्ड ही प्रोहिबिटेड कर रखी थी कि लड़की हो तो उसको मार दिया जाए। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया कि चाइल्ड मैरिज को क्या किया जाए, प्रोहिबिटेड। तो कोई भी लॉ कब बनता है, जब उसकी जरूरत होती है। अगर जरूरत नहीं है तो लॉ भी नहीं बनेगा, अगर जरूरत है तो लॉ बनेगा। कई जगह पे आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। अब क्या आपको लगता है छोटे बच्चों को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही होगी? कोई चाय की शॉप पे गए, एक लड़का आ रहा है आपको चाय पिला रहा है, छोटा सा इतना सा 10-12 साल का लड़का, क्या उसको 20-30 हजार रुपए दे रहा होगा क्या चाय वाला? 3-4 हजार रुपए कुल दे रहा होगा। और उस 3-4 हजार रुपए की वजह से वो बेचारा काम कर रहा है, क्योंकि और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और आ रही है, उसकी एजुकेशन हट रही। वो नहीं पढ़ेगा तो आने वाली अपनी जनरेशन को कैसे पढ़ाएगा? जब वो कहेगा हम ही नहीं पढ़े तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आई क्या बात समझे? तो एक प्रॉब्लम होती है कि कभी भी कोई रीजन आता है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो लॉ आएगा, प्रॉब्लम नहीं है तो लॉ भी नहीं आएगा। तो देखो एक बार सिचुएशन अराइज होती है हमारी लाइफ में, देखा जाता है कि ये चीज यहाँ गलत हो रही है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जिसने अपना लॉ बनाया था पहली बार, सती प्रोहिबिशन एक्ट, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे थे कि अगर मान लो कि उसका हस्बैंड की डेथ हो रही है तो उसको जिंदा जलाया जा रहा है। और ऐसा एक बहुत बुरी तरीके से केस हुआ था, अगर आपको पता हो तो, राजस्थान में, ठीक है, रूप कवर करके केस हुआ था, उसको जबरदस्ती जला दिया गया था। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने देखा कि बहुत बुरी सिचुएशन है, दैट सिचुएशन अराइज हुई, तो उन्होंने क्या बनाया, लॉ। तो ये क्या है, लॉ बन जाएगा। सिचुएशन नहीं है, जरूरत नहीं है लॉ बनाने की, तो लॉ बनेगा भी, ठीक है, लॉ नॉट फॉर्म। आगे क्या बात समझ में? अच्छा, क्या अगर आप जैसे मान लो अभी एग्जीक्यूटिव के पेपर देते हो, जून अटैम्प आपने पेपर दे दिए, जून अटैम्प में पेपर देने के बाद आपका मान लो रिजल्ट आता है अगस्त तक, तो जून के बाद क्या, हाँ जून के बाद, जून पूरा बन गया क्योंकि 10 डेज में हो जाता है स्टार्टिंग के पेपर, जुलाई मिल गया आपको और अगस्त भी हाफ मिल गया, मतलब आपके पास 2.5 मंथ होते हैं जिसमें आप लोग के पास कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि जब तक रिजल्ट है तब तक पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपने सोचा यार मैं मार्केट में जाके सर्वे करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इस मार्केट में, तो मैं ड्राफ्ट तैयार करूंगी। कर सकता है कोई भी ड्राफ्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, तो मैं इस पर्टिकुलर पे ड्राफ्ट तैयार करूंगी और पार्लियामेंट को दूंगी कि इस पे आप क्या बनाओ, कानून बनाओ, लॉ बनाओ। क्या दिमाग में रखोगे जब लॉ बनाओगे? आप लोग सीएस बनने जा रहे हो, कंप्लायंस ऑफिसर बनने जा रहे हो, अगर आपको लॉ के बारे में लिखना हो, अगर आपको कोई नई सिचुएशन के बारे में लिखना हो, तो क्या रखोगे दिमाग में बातें? सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकल जाए, बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात, सोसाइटी वेलफेयर, और सोसाइटी कहाँ होगी, विद इन इंडिया। अगर आप इंडियंस लॉ बना रहे हो तो इंडिया की लॉ में आप ये देखोगे कि इंडिया की किसी भी सोसाइटी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप किसी का बेनिफिट देख रहे हो तो ये मत देखो कि दूसरे को कॉस्ट होए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक का फायदा दूसरे का नुकसान हो। और इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी तो चलती नहीं है यहाँ पे। कॉलेज में एडमिशन जाके देखो, बेचारे जनरल वालों को 90% पे ना मिल रहा है, ठीक है। हाँ, और इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? वो इम्प्लीमेंट अपन नहीं करवाएंगे, वो पार्लियामेंट करवाएगा अपने, ठीक है। तो देखो 4 बेसिक रीजंस होते हैं जब लॉ बनाए जाते हैं। पहला, सेफ्टी ऑफ पीपल। जब भी आप कानून बनाओ तो ये देखो कि सबकी क्या सेफ्टी हो, ऐसा ना हो कि किसी का नुकसान हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि अपन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पे लॉ बना देते हैं तो आपस में लड़ाइयां ही होने लग जाती है, आपस में 2 रिलीजन की लड़ाई हो रही है, तो ये गलत है ना। दूसरा, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक एट लार्ज का वेलफेयर होना चाहिए, मतलब लोगों को फायदा मिलना चाहिए। तीसरा, नो कॉस्ट टू अदर। लेकिन देखो ये तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये प्राइमरी होते हैं। क्यों प्राइमरी होते हैं? अगर पब्लिक एट लार्ज को फायदा हो रहा है
तो ये डेफिनेटली किसी ना किसी को नुकसान होगा। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तो एक एक्ट बना हुआ है अपने यहाँ पे, कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट ये बोलता है कि पब्लिक एट लार्ज को परेशान मत करो। आप कभी बापू बाजार जाओ या किसी भी सिटी में एरिया में जाओ और वहां पे आप लोग क्या बोलते हो, एक ड्रेस लेने जा रहे हो, आपको हर कोई खींचता रहता है, दीदी इधर आओ, दीदी इधर आओ, भैया 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 इधर इधर आओ। क्यों? क्योंकि वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग तलवारें लेके नहीं लड़ रहे, लेकिन वो एक इकोनॉमिक राइवलरी लड़ रहे हैं। वो लोग ये बोल रहे हैं कि है ना, हम आपको सस्ते में दे देंगे, हम आपको सस्ते में दे देंगे, हम आपको सस्ते में देंगे। इसमें फायदा कौन उठा रहा है? कस्टमर एट लार्ज। अगर वो दोनों मिल जाए ना, दो दुकानें हैं, अगर दोनों आपस में लड़ रही है, भैया इधर आओ, दीदी इधर आओ, भैया इधर आओ, दीदी इधर आओ, अगर ये दोनों मिल जाएंगे ना, तो भैया दीदी को बुलाएंगे ही नहीं, फिर तो ये अपनी रेट चलाएंगे, और अपनी रेट चलाएंगे तो अपनी मोनोपोली चलाएंगे। तो आप मुझे बताओ, ऐसे में पब्लिक एट लार्ज का नुकसान होगा? तो कंपटीशन एक्ट बोलता है ये मोनोपोली मैं नहीं चलने दूंगा। इसका मतलब कंपटीशन एक्ट किसको फायदा दिखा रहा है? पब्लिक एट लार्ज को, कस्टमर्स को। लेकिन कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर को नुकसान भी तो है इसमें, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है किसी ना किसी को। लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि अगर फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है तो कोई बात नहीं, लॉ बनने दो, और नुकसान ज्यादा है फायदा कम है तो लॉ को इंप्लीमेंट मत। नेक्स्ट, एथिक्स। आपको चीजों को एथिकली काम करना चाहिए। आपने प्रोविजन पढ़ा था कि कोई भी कंपनी अगर एनवायरनमेंट को खराब करती है तो उसको अपने प्रॉफिट का 2%, जिसको CSR बोला जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपने प्रॉफिट का 2% कहाँ देना पड़ता है? सोसाइटी के वेलफेयर के लिए देना पड़ता है। सोसाइटी का मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं होता, इट मे बी है, एजुकेशन में भी लगा सकते हैं। आपने एक एड सुनी होगी, निहार शांति आमला तेल, अपनी इनकम का 2% वो बच्चों की एजुकेशन पे दे रहा है। कोई एहसान नहीं कर रहा, वो एक लिस्टेड कंपनी है और उस पे कंप्लायंस ऑफिसर ने, मतलब जो कंपनीज एक्ट है, उसने ये कंप्लायंस लगा रखी है कि उसने कितना देना है, 2% देना ही देना है। अगर आप एथिकली काम करना चाहते हो, ये तो जबरदस्ती डंडे वाला काम हो गया कि कंपनी लॉ ने बोला देख तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पेनल्टी लगा दूंगा। अगर आप एथिकली काम करना ही चाहते हो तो 2% क्यों कर रहे हो? 5% करो ना। अगर आपको लगता है मैं एनवायरनमेंट में 100 पेड़ काट रहा हूँ, खराब कर रहा हूं, तो आप लोग 10 पेड़ क्यों लगा रहे हो? 10 पेड़ लगा के इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो? 100 पेड़ लगाओ ना। कम से कम एनवायरनमेंट को बढ़ाओ, अच्छा मत करो, पर कम से कम इतना तो कर लो जितना बिगाड़ा है उसको तो सही कर लो। दैट इज एथिक्स। लॉ आपको एक लिमिट तक रेस्ट्रिक्ट करता है, और एथिक्स क्या होती है? आपकी इमोरल वैल्यूज होती है। आप लोग को गवर्नमेंट बोलती है कि 2% डोनेट करो, आप 2 क्यों कर रहे हो? 5 करो ना। आपको लगता है मैं एनवायरनमेंट को इतना खराब कर रहा हूं कि कम से कम मुझे 5% तो करना चाहिए, करना चाहिए। एक बार पॉइंट देख लीजिए, ये दोनों ही कैसे ऑब्जेक्टिव होंगे फिर? सेकेंडरी। जैसे आजकल आप लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक जो हम लोग व्हीकल्स ले रहे हैं वो फ्यूल वाली ना लेके हम लोग किसकी ले लें? बैटरी वाली ई व्हीकल ले लें। ई व्हीकल लेने से क्या होगा? कॉस्ट तो ज्यादा है उसकी। अगर कंपैरेटिव देखा जाए ना 4 व्हीलर्स में, तो डबल कॉस्ट है उसकी, लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं क्योंकि लोग ये नहीं चाह रहे कि वो एनवायरनमेंट को खराब करे। और एक रीजन और भी है कि पेट्रोल काफी कॉस्टली, एक वो भी साइड बाय साइड रीजन, मतलब मेन रीजन तो वही है लोगों का, पर उससे क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा। पढ़ लीजिए एक बार। हो जाएगा। अब लॉ में कुछ इस तरीके से सेक्शन दिए जाते हैं, आपको ये रीड करने आते हैं सेक्शंस? एक बार मैं रीड कर रही हूं, मुझे बताना कि मैं सही रीड कर रही हूं कि नहीं कर रही। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी सब क्लॉज आई पैरा ए। क्या मैंने सही रीड किया इसको?
कहाँ गड़बड़ कर दी? क्लॉज 1 बिल्कुल नहीं, फिर सबसेक्शन कहाँ से आएगा? हाँ, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस, फिर पैरा। लेकिन मैंने कहाँ गड़बड़ी करी? आई आई थोड़ी होता है मैम, ये आई आई क्यों? आई आई तो लग रहा है मैम, ये आई आई नहीं होता, ये रोमन नंबर्स होते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे पर सेकेंड। तो ये क्या होगा? सेक्शन 4, ये तो हो गया आपका सेक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा? सबसेक्शन, करेक्ट। फिर ये क्या हो जाएगा? क्लॉज, फिर ये क्या हो जाएगा? सब क्लॉज, और ये क्या हो जाएगा आपका? पैरा, करेक्ट। कैसे रीड करोगे इसको? सेक्शन 4, सबसेक्शन 1, क्लॉज डी, सब क्लॉज सेकेंड, पैरा ए, इस तरीके से रीड किया जाता है। लेकिन बच्चों को यही नहीं पता होता कि सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा। कोई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेक्शन के बाद पैरा डाल देते हैं, पैरा के बाद सबसेक्शन डाल देते हैं। नहीं, पहले सेक्शन, देन सबसेक्शन, फिर क्लॉजेस, फिर पैरा हो जाएगा। अब क्या होता है, कई बार डायरेक्ट सेक्शन के बाद पैरा आता है, कई बार। ऐसा कब होता है? अच्छा, एक बार पहले ये देख लो, फिर मैं एक बार ऊपर पहले यही बताती हूँ। हाँ, कई बार क्या होता है, डायरेक्ट सेक्शन के बाद क्या आ जाता है? क्लॉजेस आ जाते हैं। जैसे ये आप देखो, सेक्शन 2 दिख रहा है आपको, 2 पॉइंट, ये पॉइंट नहीं होते कभी भी लॉ में, सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन, सबको दिख रही है अच्छे से? अब क्या है, अगर सेक्शन के बाद लाइन लिखी है, सेक्शन के बाद लाइन लिखी है और फिर 1 2 3 4 लिखा है, तो ये क्लॉजेस है, ये सबसेक्शंस नहीं है। इसको बोलोगे सेक्शन 2 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5। सेक्शन के बाद अगर लाइन लिखी है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉजेस। लेकिन सेक्शन के बाद डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है, सेक्शन 2 फिर 1 फिर लाइन लिखी हुई है, तो ये हो गया सेक्शन और सबसेक्शन, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। आगे की बात समझे? अब देखिए कि कोई, ये मैं ना कुछ क्लिप्स लाई थी, कंपनी लॉ की है वैसे ही। तो कभी भी कोई एक्ट लिखा जाता है ना, कभी भी कोई एक्ट, जैसे कंपनी लॉ एक बहुत बड़ा एक्ट है, तो अगर कभी भी कोई एक्ट लिखा जाता है तो उसके चैप्टर नंबर 1 में उसका नाम लिखा जाता है, उसका पता लिखा जाता है, वो कहाँ कहाँ रहेगा ये लिखा जाता है। मतलब पहला जो चैप्टर होता है वो क्या होता है? उसका इंट्रो होता है, उसमें कोई भी कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता, उसमें सिर्फ कंपनी का नाम, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 कब से एप्लीकेबल हुआ? कंपनीज एक्ट 1 अप्रैल 2014 से। कहां कहां रहेगा? पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी, जो कि क्या है? प्रिलिमिनरी सेक्शन है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमेशा यही बताता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 में एक चीज और आती है, अच्छा इसका सेक्शन 1 ये बताता है, फिर सेक्शन 2 क्या बताता है? सेक्शन नंबर 2 हमेशा डेफिनेशन पार्ट होता है। जो जनरल डेफिनेशन होती है, जो पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल होगी, वो सेक्शन नंबर 2 में होती है। कई बार क्या होता है, कुछ ही स्पेसिफिक सेक्शन पे कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन में वो दिखेगी। जैसे आप लोग कभी इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, तो उसमें सैलरी का मीनिंग हर जगह अलग है, हर जगह। तो आप जहां सेक्शन पढ़ोगे सैलरी का मीनिंग दिया होगा, तो इसका मतलब हर जगह जो डेफिनेशन दी है उस पर्टिकुलर सेक्शन के, जनरल डेफिनेशन सेक्शन 2 में मिलेगी, स्पेसिफिक डेफिनेशन पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगी। कुछ पूछना है? कुछ भी नहीं पूछना। अब आ जाओ फिर हमारे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ECITL, इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस। इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए मैंने आपको बताया कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है। पार्ट ए आपका कितने का है? 60 मार्क्स। और पार्ट बी 40 मार्क्स का। पार्ट ए या पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक और कमर्शियल लॉ है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे हम लोग इकोनॉमिक मतलब बिजनेस से रिलेटेड बातें करेंगे, कमर्शियल मतलब इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड बात करेंगे, और कमर्शियल मतलब बिजनेस से रिलेटेड बात करेंगे। आपको पता हो तो 2020 में एक अंकल आए थे अपने यहाँ पे इंडिया में। कौन से? कोरोना अंकल, ठीक है। तो सबको बीमार कर गए,
सब जगह एक ही बात चल रही थी कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और वो कोविड अंकल सबको बर्बाद कर गए, मतलब कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, किसी को ज्यादा हुआ होगा, किसी को कम हुआ होगा, पर फाइनेंशियल लॉस सबको हुआ। लेकिन फिर भी एक कंपनी है जिसने प्रॉफिट कमाया था, जियो, और जीने दो, ना जीता है ना जीने देता है। मतलब जियो जो कंपनी है मुकेश अंबानी की, उसने प्रॉफिट कमाया था। उसी टाइम पे, उसी टेन्योर में मार्क जगलबर्ग मतलब फेसबुक ने आके जियो में इन्वेस्टमेंट किया था 9.99%। तो जब बाहर से इंडिया में पैसा आया होगा तो क्या लेके आए होंगे? 10-10 के सिक्के, 20 के लाए होंगे, तो रुपीज नहीं, उनके पास रुपीज होंगे क्या? वो क्या लाए होंगे? डॉलर्स। और जब बाहर का बंदा इंडिया में आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, घूमने के लिए, तो वो क्या लेके आता है? डॉलर। डॉलर आना अच्छा है, जाना बेकार है? जाना अच्छा है, आना अच्छा है। अगर आप लोग ज्यादा डॉलर बाहर लेके जाओगे तो रुपये की वैल्यू गिरती है, डीवैल्यूएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर जितना आएगा बढ़िया। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेगी ना कहीं वो इंडियंस को वापस क्या कर देगी? स्लेव्ड कर देगी, क्योंकि ओनर तो वो रह जाएंगे। हम लोग तो क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? उनके नाम पे काम करेंगे। तो ऐसे में जब डॉलर रुपी में कन्वर्ट होता है और रुपी डॉलर में कन्वर्ट होता है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी है। और इसमें कौन सा एक्ट लगेगा? फेमा। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पे आरबीआई आता है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वो बोलता है कि डॉलर को एक लिमिट तक कन्वर्ट करा, उससे ज्यादा कन्वर्ट मत करो। पॉपुलर एनबीएफसीज पढ़ेंगे हम लोग। एनबीएफसीज क्या होता है? एक ऐड सुना है कि तुम लोगों ने? जब घर पे पढ़ाओ सोना तो काय का है रोना। किसकी ऐड है ये? ठीक है ना? ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है, मिथुन फाइनेंस की है, ठीक है। गोल्ड लोन की बात कर रहा है वो। आओ अपना गोल्ड रखो और यहाँ पे लेके जाओ। तो कहने का मतलब ये सब कुछ हम कहाँ पढ़ने वाले? यहाँ पे पढ़ने। कंपटीशन लॉ में हम लोग और क्या, अच्छा कंपटीशन लॉ मैंने आपको बताया क्या होता है। कंपटीशन लॉ कि दोनों के दोनों बिजनेसमैन जो एक दूसरे के क्या है? कॉम्पिटिटर है, वो लड़ो। वो जितना लड़ोगे, जितना कस्टमर को फायदा पहुंचाओगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो यही बात ये बता रखी है। और ये हम कहाँ पढ़ेंगे? कंपटीशन लॉ में। और ये हमारा कहाँ पे आएगा? पार्ट फर्स्ट पे आएगा। आई क्या बात समझ? इसकी एक अथॉरिटी होती है जिसको हम प्यार से बोलते हैं मामू, और मामू का नाम क्या है? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर? हम पढ़ेंगे पार्ट बी में, और पार्ट बी मतलब या पार्ट सेकंड, जिसमें क्या है? आईपीआर। आईपीआर बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मैं सबके एक एक डायग्राम तो लेके आई हूं, वैसे अब तो इन डेप्थ तो पढ़ना ही अपन को। कितने मार्क्स में? ये 40 मार्क्स में। अच्छा, आईपीआर में हम क्या पढ़ते हैं? कितने चैप्टर्स है टोटल? 6। 5 तो आईपीआर है गए, प्लस एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है। तो अपना टोटल कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग आईपीआर में क्या पढ़ने वाले? हमारे पास 5 आईपीआर होते हैं। पहले एक एक उनके बारे में बात करेंगे, फिर इस पे आऊंगी मैं। अरे यार आईपीआर नहीं है क्या यार? लाई तो थी ना। लो यार, फिर इसमें ही देखना पड़ेगा। आपने जब मैकडी जाते हो तो मैकडी में ये वाला साइन मिलता है आपको, और इसमें एक चीज टैगलाइन लिखी हुई, आई एम लव इन इट। तो आप मुझे बताओ, क्या ये साइन रजिस्टर्ड होगा मैकडी का? क्या आप चाहो कि मैं अपने घर के बाहर एक कैफे खोल लूं और ये साइन रजिस्टर करा दूं? पॉसिबल है क्या? नहीं। ये क्या है उसका? ट्रेडमार्क। अच्छा, ये कलर यूज कर सकते हो क्या आप लोग? कलर यूज कर सकते हो? मान लो एम ना बना के आपने वी बना दिया, तो ये कलर यूज कर सकते हो क्या? नहीं, एग्जैक्ट ऐसा कलर नहीं यूज कर सकते। कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लेकिन ये कलर भी रजिस्टर्ड है। क्या आप आई एम लव इन इट लिख सकते हो क्या? नहीं, ये भी रजिस्टर्ड है। मतलब इतने सिंगल से आप लोग है ना मैकडी में जाते हो तो वहां पे कौन बाहर बैठा होता है? बैठा होता है क्राउड, ठीक है। और इन्हें कहते हैं वहां पे आप मर्जी से फोटो खिंचवाते हो, ठीक है। कहीं और देखा ऐसा? आपको एग्जैक्ट वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल है ना दूसरी टाइप का भी बनने लग गए जगह जगह पे। पर क्या सेम टू सेम वैसा मिलता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड है, वो भी उसका ट्रेडमार्क है। आपको वो देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है? मैकडी। आई क्या बात समझे? ये होता है ट्रेडमार्क। दूसरा होता है पेटेंट।
अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो, एक मूवी देखी होगी आपने, कौन सी, टार्जन द वंडर कार, वो कार बनाता है और कार का पूरा फॉर्मूला अजय देवगन दिखाता है अपने फ्रेंड्स को स्टार्टिंग। फ्रेंड्स क्या बोलते हैं पता है, तू रजिस्टर्ड मत करा, इसको हमको दे दे, हम रजिस्टर करा देंगे इसको और तू हमसे पैसे ले ले। ये क्या है, उसका फॉर्मूला ही तो है, पेटेंट। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो फॉर्मूला ही तो है, पेटेंट। आप बोलते हो यार आज तक मैंने ऐसा पिज्जा नहीं खाया जो किस में मिलता है, ये डोमिनोज में। डोमिनोज का पिज्जा जितना सॉफ्ट होता है ना, वैसा कहीं नहीं खाया मैंने, कितना भी घूम लो। और डोमिनोज उसी चीज के क्या कर रहा है, प्राइसेस हाई चार्ज कर रहा है। वो क्या है, उसका पेटेंट। आई क्या बात समझ में, वो भी उसका रजिस्टर। उसके बाद दो हो गए पेटेंट, ट्रेडमार्क, आ गई बात समझ में। अब आता है जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होते हैं, कई चीजों की फेमस होती है, जैसे जयपुर की ज्वेलरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, उसको जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे बंदेज की चुन्नी जोधपुर को मिल चुका है। तो ऐसे में ये जो एरिया की जगह की कोई चीजें फेमस है तो उसको क्या बोलते हैं, जीआई टैग्स। अभी G20 की मीटिंग हुई थी तो इंडिया में हुई थी, तो मोदी जी ने जो भी बाहर से लोग आए थे उनको एक हैम्पर बना के दिया था जिसमें वो सारी चीजें थी जो जगह की फेमस थी। जैसे दार्जिलिंग की टी डाल दी, कहीं का कुछ डाल दिया, कहीं का कुछ, जो जहां का फेमस था। जैसे रसगुल्ला डाल दिया, तो जहां का जो चीज फेमस थी वो उसने डाल दी। आई क्या बात समझ, इसको क्या बोलेंगे, जीआई। और क्या होता है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट। कॉपीराइट किसमें मिलता है, आर्टिस्ट वगैरह को मिलता है, जैसे बुक्स लिख लिया आपने, ठीक है, या फिर है ना कहते हैं जो आपके सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उन पे मिलता है, ठीक है, तो वो हो गया कॉपीराइट। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। और एक है ना ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हो गया। ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। आई क्या बात समझ में, ये चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बड़े अच्छे केसेस है, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी ये, ठीक है। तो हमारा भी इंट्रो कंप्लीट नहीं हुआ है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा कल बताऊंगी। यही चलते हैं, 9:30 तक ही है क्लास। ओके चलो, थैंक यू।